Good morning, dear learners of इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। आज हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत BECC 131 का अध्ययन कि कंज्यूमर जो बिहेवियर उपभोक्ता व्यवहार है उसके सिद्धांत क्या हैं और उपयोगिता क्या है। उपयोगिता के साथ साथ जो है वांट, यूटिलिटी और उपभोग संतुष्टि में क्या संबंध है और हम उपयोगिता को किस प्रकार से उसका मापन करते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उपयोगिता ह्रास नियम के विषय में भी हम लोग चर्चा और परिचर्चा करेंगे। इसकी क्या सीमाएं हैं और यह जो नियम है यह कहां कहां पे जो है कई बार लागू नहीं होता। साथ ही प्रोडक्शन जो उत्पादन है और लागत है उसकी भी चर्चा और परिचर्चा करेंगे, जिसमें कुल, औसत और सीमांत जो है उत्पादन की बात भी हम करेंगे। तो जैसा कि आप सभी ने पिछले जो है ऑनलाइन सत्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र के दो भागों का विस्तृत अध्ययन किया, जिसमें पहला इंट्रोडक्टरी था जिसमें कि हमने संपूर्ण व्यष्टि अर्थशास्त्र के परिचय के विषय में आपको बताया। उसके बाद जो है मांग का नियम और पूर्ति से संबंधित विभिन्न पक्षों पे चर्चा और परिचर्चा हुई। और आज जो है उपयोगिता और उसके बाद उत्पादन और उसके बाद लागत, तीन बहुत ही महत्वपूर्ण जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के पहलुओं पे चर्चा और परिचर्चा आज हम करेंगे, क्योंकि यह जो उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत है इसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। संपूर्ण व्यष्टि अर्थशास्त्र की अगर हम चर्चा करें तो उसकी जो धुरी है वह उपभोक्ता व्यवहार पर ही जो है निर्भर करती है। जैसा कि आपने भी मांग और उसके नियम, पूर्ति के नियम और विभिन्न प्रकार के लोचों के संदर्भ में भी अध्ययन किया था। तो उपभोक्ता का जो व्यवहार है जिसको हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर का जो है बिहेवियर क्या है, उस पे हमारी मांग जो है निर्भर करती है कि उसका जो है किस प्रकार का बिहेवियर है, क्योंकि संपूर्ण जो बाजार है वो उपभोक्ता की जो है जो डिमांड होती है उसको पूर्ण करने के ही जो है चारों तरफ घूमती रहती है। अगर हम देखें तो एक उपयोगिता की अवधारणा, कई बार ये प्रश्न आता है कि उपयोगिता बेसिकली है क्या। उपयोगिता उपभोक्ता की मांग का आधार है। बहुत सही बात है कि जो उपयोगिता होती है यह उपभोक्ता की मांग का आधार है। अगर वस्तु उपयोगी होगी तो उपभोक्ता डिमांड करेगा, और अगर वस्तु उपयोगी नहीं है तो उपभोक्ता उसकी डिमांड नहीं करेगा। तो अगर डिमांड नहीं होगा तो उत्पादन नहीं होगा, और अगर उत्पादन नहीं होगा तो उस पे लागत के विभिन्न पक्षों का कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो एक अर्थशास्त्री है, विशेष रूप से व्यष्टि अर्थशास्त्री है, ये इनको यह स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए कि हम किस प्रकार की वस्तुओं, किस प्रकार की सेवाओं का हम निर्माण कर रहे हैं और वह किस प्रकार से जो है उपभोक्ताओं की उपयोगिता को संतुष्ट कर पा रही है। उपभोक्ता वस्तु की मांग करते हैं क्योंकि वह उस उपयोगिता को पाने की इच्छा रखते हैं, आशा करते हैं, जो वह चाहते हैं। मान लीजिए कि अगर आप इस प्रकार से हम देखें कि आज सभी लोगों के हाथ में मोबाइल फोन है और बहुत ही हाई टेक मोबाइल फोन है।
इसका मतलब कि यह मोबाइल उनके लिए उपयोगी है। अलग अलग आयु वर्ग के लिए मोबाइल की उपयोगिता अलग अलग है। विद्यार्थी कई बार इसको अपने अध्ययन में यूज करते हैं, और कारपोरेट जो औद्योगिक क्षेत्र में लोग कार्य कर रहे हैं वो अपने उद्योग जगत के लिए जो है इसका उपयोग करते हैं। शिक्षण में जो लोग हैं, चाहे वह विद्यार्थी हो चाहे शिक्षक हो, वह उसको जो है शिक्षण के प्रचार प्रसार में यूज कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु की उपयोगिता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्थान होता है। अगर उपयोगी है तो वह बाजार में के लायक है, अगर उपयोगी नहीं है तो वह बाजार में उसका सर्वाइवल जो होता है वह बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है। प्रश्न है कि उपयोगिता है क्या? यह उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक घटना है। यह हमारे मन और हमारे दिमाग से किसी चीज की उपयोगिता कई बार तय होती है। उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं के उपभोग अथवा अधिकार या सेवा का लाभ उठाने से संतुष्टि, आनंद या सुख किए गए अनुभव की एक भावना है। हम उसको जो है फील करते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आप कहीं बार बार आप लोग इस वर्ड को यूज करते हैं कि गुणवत्तापूर्ण सेवाएं। गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मतलब कि जो सेवाओं का आप सेवाओं को ले रहे हैं उसमें एक एक्सीलेंसी हो, उसमें एक स्टैंडर्ड हो, उसमें कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ क्वांटिटी हो और क्वालिटी ना हो। कई बार आप कहते भी हम कम खाएंगे लेकिन अच्छा खाएंगे। इसका मतलब कि जो भी हम खाएंगे वो ज्यादा हमारे शरीर के लिए जो है जो ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक हो हम उसको लेना चाहेंगे। उपयोगिता भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि आप पेन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो पेन का प्रोडक्शन जो है उपयोगिता के सेक्टर में होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में होगा, विद्यार्थियों के लिए होगा जो लोग उसका उपयोग करते हैं। लेकिन अगर आप जो है उसको ऐसे लोगों के बीच ले जाते हैं जो उसका उपयोग ही नहीं करते, जहाँ पे साक्षरता है ही नहीं, तो वहां पे उपयोगिता उसकी कम हो सकती है। तो हम इसको कह सकते हैं कि उपयोगिता जो है यह निरपेक्ष हो सकती है। उपयोगिता निरपेक्ष हो सकती है। इसकी आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो है शक्ति सम्मिलित या निहित होती है। अगर यह आवश्यकता को संतुष्ट कर लेती है तो उसके लिए उपयोगी है, और नहीं कर पाती है तो उसके लिए उपयोगी नहीं है। उपयोगिता व्यक्तिपरक और आत्मनिष्ठ माना जाता है। अगर उपभोक्ता विश्लेषण की बात करें तो उपयोगिता आत्मनिष्ठ और व्यक्तिपरक माना जाता है। मतलब यह व्यक्ति जो है उपयोगिता को लेकर के अलग अलग जो है एक मनोवृत्ति रखते हैं। हम कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को, जैसे एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा कि यदि किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगी हुई है लेकिन उसके समक्ष जो है उसका पसंदीदा भोजन प्रस्तुत किया जाता है, तो निश्चित अगर भूख नहीं लगी है तो वह उसके लिए उपयोगी नहीं है। और यदि किसी व्यक्ति को बहुत तेज भूख लगी है लेकिन उसके समक्ष जो है उसका पसंदीदा भोजन भी नहीं है, बहुत सामान्य भोजन है, तो वह उसके लिए उपयोगी होगा। तो एक व्यष्टि अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हमें हमेशा जो है 4 चीजों पे विशेष फोकस करना चाहिए, अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए। उसमें एक है आवश्यकता, एक है उपयोगिता, एक है उपभोग और एक है संतुष्टि। प्रायः हम चारों जो है शब्दों को मिक्स कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब व्यष्टि अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में हमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए आवश्यकता क्या है, उपयोगिता क्या है, उपभोग क्या है और संतुष्टि क्या है। और इसमें जो है एक जिसको कह सकते हैं कि क्या कोरिलेशन है, क्या जो है संबंध है। तो सबसे पहले कि उपभोक्ता की आवश्यकता उसके व्यवहार को समझने का आधार है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आवश्यकता क्या है, हम कहेंगे कि आवश्यकता जो है उपभोक्ता के व्यवहार
को अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि उसकी आवश्यकता क्या है। और जब व्यक्ति किसी जो है आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए किसी वस्तु अथवा सेवाओं का उपभोग करता है तो उसको संतुष्टि प्राप्त होती है, और संतुष्टि जो है वह उसकी उपयोगिता को बढ़ा देता है। उपयोगिता के विषय में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। एक, किसी भी वस्तु अथवा सेवाओं की जो एक उपयोगिता होती है, इसका मतलब होता है कि हमें उस एक संतुष्टि, आवश्यकता की संतुष्टि की शक्ति इसमें है। किसी व्यक्ति की आवश्यकता की संतुष्टि की शक्ति अगर है तो वह उपयोगी होगी। और उपयोगिता व्यक्ति व्यक्ति के लिए भिन्न होती है। ऐसा नहीं है कि एक के लिए अगर ज्यादा उपयोगी है तो दूसरे के लिए भी उतना ही उपयोगी होगा, ऐसा नहीं होता। इसीलिए जो है विभेदात्मक जो है प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को भी हम यूज करते हैं। ये उपभोक्ता के अलग अलग उपभोग के स्तर तथा मनोभावों के अनुसार भी समय समय पर भिन्न होता है। तो यह हमें 3 चीज जान लेनी चाहिए कि अगर उपयोगिता है तो इसमें 3 महत्वपूर्ण चीज है कि उसके अंदर किसी की जो है आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति होनी चाहिए, और उपयोगिता व्यक्ति व्यक्ति जो है यह भिन्न हो सकती है, और यह उपभोक्ता के तमाम जो है मनोभावों के अनुसार भी यह समय और काल परिस्थितियों के अनुसार भिन्न हो सकता है। जैसे एक आप उदाहरण लीजिए छाते का, तो छाता उपयोगी है लेकिन वर्षा काल में उपयोगी है। उसको हम ठंडी और गर्मी में बहुत ज्यादा उसको जो है उसकी उपयोगिता सार्थक नहीं होगी। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे 12 माह जो है वर्षा होती है, वहां पे अम्ब्रेला, छाता, यह जो है 12 महीने उपयोगी होगा। तो यह समय काल परिस्थितियों के अनुसार भी जो है उसकी अवधारणा बदल जाती है। तो एक व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो है विद्यार्थी होने के कारण आप लोगों को हमेशा जानना होगा कि उपयोगिता क्या है, क्योंकि जब आप ये अच्छे से समझ जाएंगे कि यह चीज उपयोगी है कस्टमर के लिए, और तभी उसका उत्पादन जो है उत्पादक करते हैं, प्रोड्यूसर्स करते हैं, और जब प्रोड्यूसर्स करेंगे तो तमाम जो लागत के फैक्टर्स होते हैं उसको हम फिर विश्लेषण करते हैं। उपयोगिता से संबंधित भी 3 अवधारणाएं होती हैं। एक होता है प्रारंभिक उपयोगिता। प्रारंभिक उपयोगिता से क्या मतलब है, जब हम किसी वस्तु या सेवाओं का जो है उपयोग प्रारंभ में करते हैं, शुरू में करते हैं, तो उसको हम कहते हैं उससे जो उपयोगिता प्राप्त होती है, मतलब जब हम किसी वस्तु या सेवाओं का उपयोग जो है प्रारंभ में करते हैं तो उसको प्रारंभिक उपयोगिता कहा जाता है। उदाहरण के लिए प्रथम रोटी के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता को प्रारंभिक उपयोगिता कहते हैं। जैसे आपको बहुत तेज भूख लगी है और अगर आपने फर्स्ट जो है ब्रेड का टुकड़ा लिया, प्रथम रोटी का टुकड़ा लिया, तो आप देखते होंगे कि आपको सबसे ज्यादा उससे भूख की जो संतुष्टि प्राप्त आपको होती है, तो हम कहेंगे यह प्रारंभिक उपयोगिता है। लेकिन दूसरा जो एक इसकी अवधारणा है वह है कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता माने जब आप पूरे इकाइयों का जो है उपभोग कर लेते हैं तो उससे जो उपयोगिता प्राप्त होती है, एक व्यक्ति द्वारा उपभोग की गई एक वस्तु की सभी इकाइयों की कुल संख्या से व्युत्पन्न उपयोगिता को कुल उपयोगिता कहा जाता है। इसको हम समीकरण के रूप में कह सकते हैं TUM इक्वल टू U1 प्लस U2 इक्वल टू U3। इस प्रकार से जितनी इकाइयां हैं उसको हम इसमें एड ऑन कर देंगे, तो यह क्या होगा, यह कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी हो जाएगी। और सीमांत उपयोगिता क्या है, यह अतिरिक्त इकाई के उपभोग से
कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि है। यह अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि है। जैसे मान लीजिए पहले आपने एक रोटी खाया, फिर आपने 2 रोटी खाया, तो जो एक अतिरिक्त रोटी खाया तो इसकी जो एक उपयोगिता प्राप्त हुई है, इसको हम कहेंगे यह सीमांत उपयोगिता है। यह क्योंकि एक आपने एक्स्ट्रा जो है अतिरिक्त रोटी का उपयोग किया है। तो यह उपयोगिता को जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया कि उपयोगिता के सिद्धांतों को हम अच्छे से समझें, क्योंकि अगर उपयोगी चीज का आप उत्पादन नहीं करेंगे बाजार में, तो आपका जो है उत्पादन की जो इकाई है, जो प्रोडक्शन यूनिट है, वह सर्वाइवल नहीं कर पाएगी। तो इसका हमें विश्लेषण करने की प्रायः आवश्यकता होती है। इसको हम MUN इक्वल टू TUN माइनस TUN जो है के साथ भी जो है इंगित कर सकते हैं, जहां MUN NV इकाई की सीमांत उपयोगिता को इंगित करता है और TUN N इकाई की कुल उपयोगिता को इंगित करता है, और TUN माइनस 1 जो है इक्वल टू N-1 इकाइयों की कुल उपयोगिता को जो है इंगित करता है। हम इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में उपयोगिता के मध्य क्या संबंध है। कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता, जिसको हम कह सकते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के मध्य संबंध हमको जानना होगा। जैसे एक वस्तु की इकाई है क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये कोई भी वस्तु या सेवा हो सकती है। अगर एक तरफ हम उसकी कुल उपयोगिता को लिखते हैं, जैसे जब हम एक इकाई का उपयोग करते हैं तो हमको उपयोगिता 6 मिलती है, 2 इकाइयों का अगर हम उपभोग करते हैं तो हमको 10 मिलती है, और अगर हम 3 इकाइयों का उपभोग करते हैं तो हमें कुल उपयोगिता 12 मिलती है, और अगर हम 4 इकाइयों का उपभोग करते हैं तो हमको 12 मिलती है, और 5 इकाइयों का उपभोग करने पे 10, और अगर हम 6 इकाई का जो है 6वीं इकाई का उपभोग करते हैं तो 6। आप देख रहे हैं क्रमशः इकाइयां आपकी बढ़ती गई, पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई, 5वीं इकाई और 6वीं इकाई, 6 इकाइयों का आपने क्रमशः उपभोग किया है। और उपयोगिता का अगर आप ग्राफ देखें तो 6, 10, 12, 12, 10 और 6। तो अगर हम इसकी सीमांत उपयोगिता को जो है ध्यान से देखें, तो जब आप एक अतिरिक्त सीमांत उपयोगिता क्या है, जब एक अतिरिक्त इकाई का आप उपयोग करते हैं तो उसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो जब एक ही इकाई का आपने उपयोग किया तो जो है आपकी सीमांत उपयोगिता 6 होगी, और जब कुल उपयोगिता आपकी 10 थी और जब आपने दूसरी इकाई का जो है उपभोग किया तो आपकी कुल उपयोगिता 10 थी, लेकिन जब प्रथम का आपने उपभोग किया था तो आपकी उपयोगिता 6 थी। तो इस समय आपकी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, 10 में से जब आप 6 घटा देंगे तो 4 जो है वह सीमांत उपयोगिता आपकी हो जाएगी, और जब आप तीसरी इकाई का जो है उपभोग करेंगे तो कुल उपयोगिता 12 है, तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, 12 में से जब आप 10 घटाते हैं तो 2, और ठीक उसी प्रकार से चौथी इकाई में कुल उपयोगिता 12 है तो सीमांत उपयोगिता 0 होगी, और 5वीं इकाई का जब आप उपभोग करते हैं तो कुल उपयोगिता 10 है। तो आप देख रहे हैं कि जब चौथी इकाई आपका उपभोग किए थे तो 12 था, तो अब आपकी उपयोगिता घट गई तो -2 हो गया आपका सीमांत उपयोगिता, और जब आप 6वीं इकाई का उपभोग करते हैं तो कुल उपयोगिता आपकी 6 है और सीमांत उपयोगिता जो है वह -4 हो जाती है। तो निश्चित कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता के मध्य अगर हम संबंध को देखें तो इस प्रकार से है। पहले हमारा जो ग्राफ है
वह बढ़ते हुए क्रम में होता है। एक समय वह स्थिरांक होता है, फिर वह जो है घटने लगता है। जितने भी औद्योगिक जगत के व्यष्टि अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्री होते हैं, वह इन टेबल्स का, इन ग्राफ्स का अध्ययन करते हैं, जिससे कि वह सिर्फ और सिर्फ उपयोगी और ज्यादा से ज्यादा जो वस्तुएं या सेवाएं मार्केट में विपणन के लिए जानी चाहिए, उन्हीं का उत्पादन सुनिश्चित कर सके। यह बहुत ही जरूरी है। अगर आपने बाजार के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं किया तो फिर जो यूनिट है वह हानि में चली जाएगी। हमको उपयोगिता से संबंधित विभिन्न पहलुओं के विषय में बहुत ही अच्छे से यह जानने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही विभिन्न जो उपयोगिता से संबंधित एक और अवधारणा है, उसमें प्रायः होता है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। यह जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, जैसा आपने देखा कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम उपयोगिता विश्लेषण का सबसे आधारभूत नियम। यह उपयोगिता विश्लेषण अगर आपको करना है तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम यह सबसे फंडामेंटल जो है यह नियम है। यह उपयोगिता तथा एक वस्तु की मात्रा के बीच संबंध की व्याख्या करता है। यह नियम बताता है कि एक वस्तु की पर्याप्त मात्रा के उपभोग करने के बाद प्रत्येक उत्तरोत्तर इकाई से प्राप्त उपयोगिता घटती जाती है। यदि सभी दूसरी वस्तुओं का उपभोग यथावत रहे, इसमें एक उदाहरण भी लिया गया है। यदि एक व्यक्ति भूखा है, वह पहली रोटी का उपभोग करता है, तो उसे उच्च उपयोगिता मिलेगी, क्योंकि इसे उच्च स्तर की संतुष्टि मिलेगी। जैसे ही वह अधिक और अधिक रोटियों का सेवन करता जाता है, तो प्रत्येक उत्तरोत्तर इकाई से उत्पन्न उपयोगिता घटती जाएगी। समय के एक बिंदु के बाद जब व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, तो वह अधिक खाने के लिए तैयार नहीं होगा। यहाँ उपयोगिता शून्य होगी। रोटी का उपभोग आगे जारी रखा जा सकता है, तो व्यक्ति को नकारात्मक उपयोगिता या अनुपयोगिता, जिसको तुष्टिहीनता प्राप्त होगी। यह एक तालिका के द्वारा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता जैसे रोटी की संख्या क्रमशः, जिस प्रकार की आपने पहला एक उदाहरण देखा, 1 2 3 4 5 6 सीमांत उपयोगिता क्रमशः 10 8 5 3 0 -2। इसका मतलब जब आप पहली रोटी खाते हैं तो उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वह सबसे ज्यादा है, और जब दूसरी खाते हैं तो आप देखिए सीमांत उपयोगिता उसकी कम हो जाती है, और 8 है। जब तीसरी खाते हैं तो 5, और चौथी 3, और 5वें 0, और जो रोटी की 6वीं संख्या है उसमें सीमांत उपयोगिता आपकी माइनस में चली जाती है। तो इसी प्रकार से जब भी कोई भी वस्तु की प्रोडक्शन किया जाता है, तो इसको बहुत ध्यान में रखना है कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की कितनी है। नियम के बहुत सारे जो अपवाद भी हैं, नियम की सीमाएं भी हैं। जैसे ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम निम्नलिखित स्थितियों में लागू नहीं होता है। लघु प्रारंभिक इकाई। लघु प्रारंभिक इकाई में यह ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लगभग लागू नहीं होता। जब वस्तु की प्रारंभिक इकाइयां बहुत छोटी होती हैं, तब यह नियम लागू नहीं होता। उदाहरण के लिए 1 चम्मच पीने का पानी, तो निश्चित आप समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो अगर आप उसको 1 चम्मच पीने का पानी देंगे तो सीमांत उपयोगिता हमेशा बढ़ती हुई ही जो है इंगित होगी। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त इकाइयों से व्युत्पन्न प्रारंभिक उपयोगिता बढ़ती जाएगी तथा
कुछ समय के लिए कार्य नहीं करेगा। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम है कि हम उसको रेगुलर दे रहे हैं एक एक चम्मच, तो एक समय आ सकता है कि वह फिर नियम जो है वह लागू हो जाएगा। साथ ही अगर हम ऐसे देखें, दुर्लभ तथा उत्सुकता जागृत करने वाली वस्तुएं, जैसे दुर्लभ चित्र हो गए, सोना तथा हीरा, आभूषण, तो ऐसे समय भी नियम जो है नियम इन स्थितियों में लागू नहीं होगा, क्योंकि इनकी अधिक और अधिक इकाइयों का संग्रह ही प्रायः संग्राहक उपभोक्ता अधिक संतुष्टि देने लगता है। तो हाँ, आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर दुर्लभ चीजों की हमें ज्यादा प्राप्ति हो रही है तो प्रारंभ में सीमांत उपयोगिता ज्यादा होगी, जब दूसरी इकाई हमको प्राप्त हो रही है तो जो सीमांत उपयोगिता है वह कम होगी। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे यह नियम के अपवाद और नियम की सीमाएं हैं। साथ ही जो यह आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, इसकी कुछ आलोचनाएं भी करते हैं कि इसकी क्या आलोचनाएं हैं। जैसे हम बार बार उपयोगिता की बात कर रहे हैं, तो नियम की आलोचना जब की गई, बहुत सारे हमारे व्यष्टि अर्थशास्त्रियों ने बताया कि उपयोगिता का माप संभव ही नहीं है, क्योंकि क्यों आधुनिक अर्थशास्त्रियों द्वारा निम्न आधारों पर राजमार्ग सीमांत उपयोगिता के नियम की आलोचना की गई। उपयोगिता का माप संभव नहीं है। इस दृष्टिकोण की प्रमुख आलोचना यह है कि